Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? फॉर लूप बता दिए थे, यानी कि लूपिंग सब सेम था, समझ गए थे, ब्रेक कंटिन्यू Yes, sir. सारा चीज सेम था, सब समझ गए थे। तो Yes, आज sir. मैं आपको बता दे रहा हूँ एरे। एरे थोड़ा सा डिफरेंट है आपको, जावा के तरह सर। जावा की तरह है, तो सी से डिफरेंट है। तो उस सर एरे इसका को फाइल एक्सटेंशन क्या होता है सर? सी शार्प का cs.cs डॉट म्यूट कर लो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो एरे का डिक्लेरेशन मैं बता दे रहा हूं कैसे होता है इसमें। ये सारा आपका सेम है। एरे इन सी शार्प में एरे क्या है? एरे क्या होते हैं ये सब जानते हैं, यस सर। है ना। एरे का पर्पस क्या है ये भी आप जानते हो। तो इसमें हम लोग एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे एरे एक वेरिएबल होता है जो एट द टाइम वो मल्टीपल वैल्यू को क्या करता है, होल्ड कंटेन करता है। करता है। तो यही पर्पस है कि जब मुझे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराना है एक वेरिएबल में, तो उसके लिए हम लोग उसको एरे वेरिएबल बनाते हैं, और उसके लिए उस वेरिएबल में हम लोग मेमोरी क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, मेमोरी उसमें एलोकेट करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट कि कितना वैल्यू उसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो चूंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल को हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, और इसका सिंटेक्स है आपका, सिंटेक्स है, पहले आप डेटा टाइप लेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद इसमें पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। ठीक है। और एरे नेम, वेरिएबल नेम, एरे वेरिएबल नेम। ठीक है। सर इस सबको एंगुलर ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है सर? ऐसा कोई लिखा जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिंटेक्स है इसी वजह से। सिंटेक्स है। और ये सर हमको ऐसे ही पढ़ाए थे, तो हम भी उसको ऐसे ही फॉलो करते हैं, हर लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। और मैक्सिमम जगह पर देखे हैं सर। एक रूल फॉर्मेट ये है कि डेटा जैसे जो एंगुलर ब्रैकेट में है ना वो चेंजेबल होता है। जैसे डेटा टाइप की जगह मैं इंट यूज करूंगा, कभी फ्लोट यूज करूंगा, तो जो एंगुलर ब्रैकेट में वो चेंजेबल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है सिंटेक्स लिखने के लिए। एरे वेरिएबल में भी आप अपने हिसाब से एरे वेरिएबल ले सकते हो, और जो चेंजेबल नहीं होता है उसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है। तो ये Yes, रूल है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है आपकी, हर जगह सिंटेक्स में ऐसे ही देखेंगे। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एरे वेरिएबल तो एक बार आप डिक्लेयर करते हो, फिर उसमें मेमोरी एलोकेट करते हो कि वो एरे वेरिएबल कितना साइज लेगा, यानी एज पर रिक्वायरमेंट कितना, मुझे कितने वैल्यू के लिए उसको मेमोरी एलोकेट करना है। तो अब मैं मेमोरी एलोकेट करूंगा, पहले ये डिक्लेयर हो गया, ये वेरिएबल नॉर्मल नहीं एरे वेरिएबल है, और फिर मेमोरी एलोकेट करूंगा। तो आप लिखेंगे एरे वेरिएबल नेम, एरे वेरिएबल नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड के थ्रू, आप सी प्लस प्लस में भी न्यू कीवर्ड के थ्रू करते हो आप, yes sir. है ना। तो यहाँ भी न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं। न्यू इंट नहीं, जो डेटा टाइप आप यहाँ यूज करेंगे, डेटा टाइप, और
उसके बाद हो गया आपको स्क्वायर ब्रैकेट में साइज। तो ये हो गया एरे पूरा। पहले आप डिक्लेयर करोगे एरे वेरिएबल, स्क्वायर ब्रैकेट आपको डेटा टाइप के बाद लेना है, इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग आर्ग्स में देखे थे पहले होता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में ऑप्शनल होता है, दोनों तरफ कर सकते हैं, बाद में Yes, भी और sir. पहले भी। और उसके बाद एरे वेरिएबल नेम, जो एरे वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उसी का नेम, और उसमें फिर मेमोरी एलोकेट करेंगे कि वो कितना साइज लेना है। तो यहाँ मैं डेटा टाइप रहेगा, यहाँ साइज रहेगा, तो एज पर डेटा टाइप वो अपना मेमोरी एलोकेट करेगा और उतना एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इसके लिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे आप करेंगे। जैसे इंट स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू n, और इसमें आपका हो जाएगा n इक्वल्स टू, है ना, न्यू इंट 5। पहले मैंने सॉरी इक्वल्स टू यहाँ नहीं होगा, पहले मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंट n, n एक नॉर्मल नहीं एरे वेरिएबल है, और उसके बाद इसमें मेमोरी एलोकेट किया कि इस n में आपका 5 एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के आप मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम लोग चाहें तो आप ये 2 लाइनर को आप सिंगल 1 लाइनर भी बना सकते हैं, और ज्यादातर आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। और मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन सेम लाइन में आप कर सकते हो। तो इसके लिए इंट Square bracket. n इक्वल्स टू, और New. फिर मुझे n लिखने की जरूरत नहीं होगा, यहीं पर मैं करूंगा न्यू इंट, और ये मेमोरी एलोकेट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे एरे का। और ये जो डिक्लेरेशन है ऑब्वियसली 1 डायमेंशनल एरे का है। किसका है ये? 1 1 dimensional. डायमेंशनल एरे का। अब हम लोग एरे को डिक्लेयर भी करते हैं, और हम लोग एरे को जैसे नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस तरह एरे को मैंने डिक्लेयर किया। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि कभी जब भी हम लोग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही हम लोग उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, है ना, डायरेक्ट उसमें वैल्यू लेते हैं, यानी कि इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे इंट a इक्वल टू 10 आप लिखते हो, उसी समय आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर भी किए और इनिशियलाइज भी किए। तो एरे वेरिएबल को भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। और ये आप पहले से जानते होंगे कि आप एलिमेंट्स डायरेक्टली ले सकते हो, और उस एलिमेंट्स जो आपका होगा वो किसमें होगा? एंगुलर सॉरी ब्रेसेस में होगा, कर्ली Curly ब्रेस में braces. होगा। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, वो चीज भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे वेरिएबल। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन क्या है इसका हम लोग देखेंगे। इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स मैं 1 लाइनर ये वाला यूज करता हूं, ये रहेगा कंट्रोल C, और इसको मैं यहीं पर आपको, चूंकि इक्वल टू नहीं यूज करना, एक बार आपने इक्वल टू यहां पर यूज कर दिया है तो आपका सिंटेक्स होगा वैल्यूज, और इसमें आप एज पर साइज इसमें वैल्यू डाल सकते हो, और एज पर टाइप वैल्यू डाल सकते हो, है ना, जो टाइप लिया और जो साइज लिया उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू डाल सकते हो। और वैल्यू के बीच सेपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? Comma. कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप एग्जांपल एक देख लो इसका। और इसमें एग्जांपल होगा आपको, जैसे मैं यहां पर करूं, ये सॉरी ये वाला आप फॉलो कर लेना, यहाँ पर मैं ये कर देता हूं कि ये वाला लाइन दोनों को एक लाइन में, और इसको एक ही लाइन में कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखो न्यू मैंने एंगुलर ब्रैकेट में नहीं लिखा है, यानी न्यू फिक्स है कि न्यू ही हर समय रहेगा, न्यू चेंजेबल नहीं होगा। तो ये तरीका है, और इसको वैल्यू को यहीं पर इस तरह कर देना है। तो ये
डिक्लेरेशन यानी इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये हो गया और यहीं पर आप वैल्यू ले लो, ठीक है। जिस तरह वैल्यू है उसी तरह का डिक्लेरेशन है। आप अगर डिक्लेयर किए हो 5 तो मैक्सिमम आप कितने वैल्यू ले सकते हो? 5 ले सकते हो। 5 या 5 से कम, ठीक है। ज्यादा इसमें नहीं लोगे, जैसे आप सी और सी प्लस प्लस में ज्यादा भी ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है ना। सी प्लस प्लस में डिक्लेरेशन से ज्यादा भी ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, जब तक कि आपने मेमोरी में रैम का स्पेस बचा हुआ है वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जावा और सी शार्प में आप नहीं ले सकते हैं, वो आपको एक्सेप्शन जनरेट करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना, कि एरे का इंडेक्सिंग आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, यानी कि इसका भी इंडेक्सिंग। ऑब्वियसली ये भी आपको एलिमेंट्स का इंसर्शन और एलिमेंट का एक्सेशन आपका इंडेक्सिंग पर होगा, और इंडेक्सिंग इसका भी होगा आपको 0 to n-1, यानी कि 0 से इसका पहला वैल्यू का इंडेक्सिंग आपको 0 से स्टार्ट होगा, फिर दूसरा वैल्यू का इंडेक्सिंग आपका 1, इस तरह सो ऑन, जितना साइज है उससे कम होगा। तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। अब हम लोग इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसी में हम लोग देख लेंगे आपको फॉर ईच लूप कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे जो साइज यहाँ पे दिया न्यू इंट के बाद, वहाँ पे साइज देना मैंडेटरी है क्या? नंबर ऑफ वैल्यूज से ऑटोमेटिक? अगर आप डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हो देयर इज नो मैंडेटरी एज पर सी एंड सी प्लस प्लस एंड जावा। अगर आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर रहे हो तो इस सिचुएशन में आप साइज नहीं भी दे सकते हो तो काम आपका चल जाएगा, एज पर वैल्यू वो साइज ले लेगा। लेकिन जब आप रन टाइम कर रहे हो तो यहाँ पर साइज देना क्या है? मैंडेटरी है सर। ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक डिक्लेरेशन करते हैं एरे का, int n equals to new int 5 12 14 16 17 18। तो लूप आप जैसे चलते हैं उसी तरह यहाँ भी लूप आप चल सकते हो। 4 int I equals to 0, I less than 5, I plus plus, console dot write line n of क्या हो जाएगा? I प्लस स्लैश t, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज हम लोग देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन,
एरे एलिमेंट्स आर, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, सेम टू सेम है। अब आप यहाँ पर साइज नहीं भी दे सकते हो। हेलो सर। यहाँ पर साइज, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर बिना एक्सटेंशन के सेव किए हुए रन कर जा रहा है प्रोग्राम सर। तो ऑलरेडी हम लोग एक्सटेंशन तो विजुअल सी शार्प यूज कर रहे हैं ना, हम लोग जब चूज कर रहे हैं, जिस समय न्यू कर रहे हैं, है ना, यस सर। प्रोजेक्ट कर यस रहे हैं न्यू, ऑब्वियसली फिर ये तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? सी शार्प, हाँ, विजुअल सी आप शार्प। एमएस वर्ड सेव करते हो तो क्या DOCX हर समय देते हो क्या? नो सर। हाँ, तो उसी तरह ये भी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, विंडोज बेस्ड प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि अगर आप जो चूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपको ले लेगा, और ये हमने यहाँ चूज कर लिया है सी शार्प, तो उसी का एक्सटेंशन आपको काम करेगा। ठीक है, ओके। आप दे भी सकते हैं .cs, आप दे भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गया, और हम लोग कैसे प्रिंट करा सकते हैं, सेम टू सेम है। अब मैं यहां बता दे रहा हूं आपको फॉर ईच लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो फॉर ईच लूप कैसे काम करता है, उसके लिए मैं इस 4 को कमेंट लाइन में डाल देता हूं। फॉर ईच, ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे, इंट आई इन, और मेरा एरे है n। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन कर दे रहे हैं तब तो \t काम ही नहीं करेगा क्या, क्योंकि \t दिए हैं तो राइट करेंगे तो ऐसे देगा ना टैब में, फिर \t का कोई मतलब रह नहीं जाता है, तो राइट कर देता हूं, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आई आई प्लस। ठीक है, चलिए यस ये हो गया फॉर ईच लूप। कुछ कुछ आपको पाइथन का याद दिला रहा होगा, यस सर, है ना, लिस्ट में ऐसे ही हाँ, करते थे सर। बिल्कुल पाइथन की तरह है ना। फॉर ईच लूप आपको जनरली जावा में देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर ईच लूप आपको एरे के कॉन्सेप्ट में काम करेगा, और कहीं काम नहीं करेगा। ठीक है ना, जहां पर एरे होगा। दूसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको, मेरा सारा एलिमेंट्स किस वेरिएबल में है, n वेरिएबल में है। ठीक है, n में सारा एलिमेंट्स मेरा स्टोर है, और एज पर इंडेक्सिंग स्टोर है, 0 पर, n के 0 पर, n के 1 पर। तो हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू ना चल के हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर किसको एक्सेस कर रहे हैं, एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। और एलिमेंट्स आपका, ये एन जितना में। एलिमेंट्स होगा उसमें बारी बारी से एलिमेंट्स आपका आई में आता जाएगा। और चूंकि आपका एलिमेंट्स जो है वो इंटीजर टाइप के है, तो ऑब्वियसली आई को आप एज ए इंटीजर डिक्लेयर करोगे, यानी कि जैसा एलिमेंट्स आपका एरे में है उस तरह से इसका आप डिक्लेरेशन करोगे। ठीक है, और उसमें बारी बारी से आते जाएगा, और जितनी बार ये इसमें एलिमेंट्स है उतनी बार ये लूप आइटरेट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो फॉर ईच लूप आप समझ गए। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब है इसमें 2 डायमेंशनल एरे और एक जैक्ड रैग्ड एरे है, वो तुरंत बता देते हैं, और उसको आप फिर बनाते रहिएगा, फिर हम लोग तुरंत फिर चलेंगे फंक्शन, और फिर थोड़ा बहुत क्लास का एग्जांपल दे देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर एरे को रन टाइम इनपुट कैसे लेंगे सर? रन टाइम इनपुट, चलो रन टाइम बता दें। यस सर। रन टाइम, जैसे हम लोग रन टाइम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कंसोल डॉट रीड सर।
कंसोल डॉट रीड। अच्छा ये बताओ कंसोल डॉट रीड और कंसोल डॉट रीड लाइन में क्या अंतर है? सर रीड सर सेम लाइन में लेगा, और रीड लाइन जो होगा वो न्यू लाइन जनरेट करेगा सर। नहीं, रीड लाइन न्यू लाइन से क्या जनरेट करना है, दोनों तो इनपुट के लिए है। देखो रीड लाइन के थ्रू जो भी हम लोग इनपुट लेते हैं वो सारा एज ए क्या लेते हैं, स्ट्रिंग। और रीड के थ्रू जो आप इनपुट लोगे वो कैरेक्टर लेगा। यानी कि अगर एक कैरेक्टर इनपुट लेना है तो आप कंसोल डॉट रीड कर लोगे। उसी तरह जावा में भी होता है ना, रीड लाइन और रीड वहां पर भी होता है, डीएस Yes, डॉट sir, रीड लाइन और डीएस डॉट रीड। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, सेम टू सेम। ठीक है, तो आइए रन टाइम करना है। तो रन टाइम आप देख लो, रन टाइम के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू लेना ये जरूरी नहीं है। और यहीं पर मैं डिक्लेरेशन वाला राइट लाइन इनपुट इंटर एरे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स इनपुट लेगा और हम लोग आई लेस देन, और यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन। लेकिन कंसोल डॉट रीड लाइन लिखेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग में इंटीजर वैल्यू चाहिए ना। यस सर, तो इंटीजर चाहिए तो इंटीजर करा लो, नहीं तो आपको रखना है अगर वो, तो आप वो भी रख सकते हो, स्ट्रिंग भी रख सकते हो, है ना। क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है अगर किसी वैल्यू पर, तो आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन बाद में परफॉर्म करना है तो आप इंटीजर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे होगा इंडेक्सिंग होगा, तो इंडेक्सिंग होगा एन ऑफ आई। ये सब इंडेक्सिंग तो आप समझ रहे हो ना, बहुत बार आप पढ़े हैं इंडेक्सिंग। एन ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है, कन्वर्ट डॉट, याद है, टू इंट सर, टू इंट 32, और इसको कन्वर्ट को कंसोल डॉट रीड लाइन को मैं पैरेंथेसिस में रखूंगा। तो ये इसका क्या हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है, अब जब प्रिंट कराना है तो फॉर ईच लूप आप देखें यहाँ पर। ठीक है, कहीं एरर दे रहा है, देखिए कहाँ एरर दे रहा है, एरे क्रिएशन मस्ट हैव एनी साइज ऑफ, अच्छा साइज यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि रन टाइम साइज रिक्वायर्ड है। फिर कहाँ दे रहा है भैया, रीड लाइन, देखिए रीड लाइन का स्पेलिंग कहीं गलत हो रहा है क्या? सर रीड लाइन का आर कैपिटल ना होगा। रीड लाइन मैं कहाँ यूज किया हूँ, उसी लाइन में सर, उसके ऊपर रीड का आर कैपिटल, और कहीं है क्या? नो सर, अब नहीं यूज किया। एरे एलिमेंट्स लो 12, और एरर दे दिया हमने, इक्वल टू यूज किया। 6 एलिमेंट्स ले लिए ना सर, इसी वजह से। ठीक है, यस सर। अगर आप एरे का इसमें साइज जरा ज्यादा कर देते हो, जैसे 6 चल देते हो, तो एक्सेप्शन जनरेट करेगा। एक्सेप्शन जनरेट कर दिया, लेकिन सी में, सॉरी क्या हो गया, सी में और सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन जनरेट नहीं करता है। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन वाज अनहैंडल्ड, है ना, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जा रहा है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें भी है, आप जावा में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसमें फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग ही पढ़ते रह जाएंगे, वो सब वो मेरा ट्रस्ट इसमें काम हम लोग का नहीं है। ये समझ गए? यस सर। अब जल्दी से हम 2 डायमेंशनल आपको बता दे रहे हैं कैसे होता है डिक्लेरेशन, फिर आप बाकी जानते हैं चीजों को।
सर हाँ सर यहाँ जो फॉर ईच लूप यूज किया है तो यहाँ सेम पाइथन की तरह ही यूज होगा ये, जैसे वहां पे एक बाय डिफॉल्ट एक कम लेता था। क्या इसमें कम की सर बात यहाँ नहीं फॉर है। ईच लूप सबसे पाइथन पहले की तरह समझ लो, यूज करेंगे। सबसे पहले समझ लो इसका फोर ईच लूप का काम है। सबसे पहले तो फोर ईच लूप हमेशा एरे के केस में आएगा। पाइथन से कंपेयर छोड़ दो, पाइथन से कंपेयर हम इसलिए बोले कि पाइथन में इस तरह की चीजों देखा होगा तो वहां तो स्ट्रिंग पर भी कर देता है ना। यस सर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एरे के केस में आपको काम करेगा। और एरे के केस में काम करने का मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस नहीं करके आप इसके एलिमेंट्स के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। फॉर ईच लूप के थ्रू एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग के थ्रू ना करके डायरेक्टली इंडेक्स को हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये समझना है यहाँ पर। साइज की तो इसमें बात ही नहीं है। अब इसमें कोई नहीं है कि कितना तक लूप चलेगा, जितना एलिमेंट्स है उतना चलेगा। ठीक है। अब n में मेरा 5 एलिमेंट्स स्टोर है। यस सर। ऑब्वियसली ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 टाइम चलेगा। यस सर। और ये वो अलग चीज है। आप पहुंच गए किस में? आप पहुंच गए उसमें एक कम तक चलता है, वो अलग होता था पाइथन में, आपको याद होगा तो वो अलग चीज है। तो वो Yes, sir. रेंज फंक्शन के साथ होता था। रेंज के Yes, साथ sir, yeah, range. रेंज के साथ यूज होता है। रेंज ये सब तो बात नहीं है। और एक हम लोग डायरेक्टली एरे में, वहां लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग sir. में डायरेक्टली हम लोग ऐसे करते थे, एलिमेंट को एक्सेस करते थे। तो मैं यहाँ बस- पर तो कहाँ तक चलेगा मतलब ही नहीं है। तो जितना एलिमेंट से उतने टाइम लूप आपको क्या होगा, फॉर ईच लूप एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ तो सर क्लियर किया है ना कि 5 से स्मॉल वैल्यू ही लेना है, इसलिए ना ले रहे। 5 से स्मॉल वैल्यू नहीं लेना, मतलब 5 से स्मॉल वैल्यू नहीं, 5 या 5 से कम एलिमेंट्स ले सकते हैं। यस सर, वही Small एलिमेंट सर, वही सॉरी तो ये तो करेगा ना भाई, ये तो एरे का साइज होता है, इसको कैसे रोक दोगे तुम? इसलिए ना ले रहा है 5 तक ही। क्या क्या हो रहा है? चलो ठीक है आगे। हाँ कुछ क्वेश्चन है? समझ गए सर। चलिए ठीक है आगे बढ़िए। उसके बाद हम लोग चलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे का सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन देखेंगे। ठीक है, इसका डिक्लेरेशन कैसे है वो देखिए। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। 2D एरे क्या होता है ये कोई बता सकते हैं? यस सर, 2 डायमेंशनल एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं सर वो रो एंड कॉलम वाइज फॉर्मेट में अरेंज होते हैं। और Yes, sir. इनको हम लोग Like मैट्रिक्स पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? जैसे एरे का पर्पस 1 डायमेंशनल का मैंने आपको बता दिया कि क्या पर्पस है। 2 डायमेंशनल एरे का पर्पस क्या है? सर एक पर्टिकुलर रो में सर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना। क्यों भाई, रो में क्यों कराएंगे हम? ऐसा क्यों जरूरी है? मतलब सर जैसे 1 डायमेंशनल एरे का पर्पस है ना कि आपको बल्क में वैल्यू लेना है, उसमें कहाँ करें कि लाइन से वैल्यू ऐसे लिखना है तब हम एरे बनाएंगे। 1 डायमेंशनल एरे का पर्पस क्या है कि आपको मल्टीपल, एक ही वेरिएबल, बस एक ही पर्पस है, एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यू लें। अगर आपको 100 वैल्यू एंट्री लेना है तो आप 100 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करोगे सेम टाइप का। यस सर। तो उसके लिए कि भाई आपको मल्टीपल वैल्यू लेना है तो एक वेरिएबल में आप स्टोर कर लो और वो एरे बना दो, एरे वेरिएबल। यही पर्पस है और कुछ पर्पस नहीं है। प्रोग्राम क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते वो अलग मैटर है उससे। 2 डायमेंशनल का पर्पस क्या है? और 2 डायमेंशनल में हम लोग को लगता है कि मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाते हैं तो मैट्रिक्स के लिए बनाया गया है कि रो एंड कॉलम, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं 2 डायमेंशनल एरे का पर्पस है कि अगर आपको मल्टीपल 1 डायमेंशनल एरे लेना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 2 डायमेंशनल। क्या यूज करेंगे? 2 डायमेंशनल। यही पर्पस है। बाकी आप क्या प्रोग्राम बनाते हो, कैसे बनाते हो, वो अलग मैटर है कि आपको उसको सीखने के लिए आप मैट्रिक्स का बनाते हो
तो ये होता है पर्पस कि अगर हमको बहुत सारा वन डायमेंशनल, जैसे आप बॉक्स बनाते हो तो बॉक्स तो इस तरह होता है ना, बॉक्स आप ऐसे बना देते हो कि ये चीज है ऐसे, ये हो गया वन डायमेंशनल एरे। तो ये वन डायमेंशनल एरे एक्चुअली है ना कि हमको मल्टीपल वैल्यू लेना है, और टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल वन वन डायमेंशनल एरे ले डायमेंशनल एरे सकते को हैं। लेते हैं, देखिए कंबाइन करते हैं सर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपको हो गया टू डायमेंशनल एरे। हो गया कि नहीं? कितने बाई कितने का हुआ? 3 बाई, सर 3x3 का। तो यानी कि 3 वन डायमेंशनल एरे का ये क्या है? कॉम्बिनेशन Collection है। है ना। यानी कि जब आपको मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे लेना है तो टू डायमेंशनल एरे करो, मल्टीपल टू डायमेंशनल एरे लेना है तो थ्री डायमेंशनल एरे करो, मल्टीपल थ्री, तो इस तरह सो ऑन आपको चलते जाता है। ये पर्पस होता है। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि जैसे आप बताओ कि 5 स्टूडेंट का 5-5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, आप इसके लिए कहोगे दिए तो सर एरे उरे कुछ नहीं काम है, बस पहला स्टूडेंट का मार्क्स लिए, दूसरा स्टूडेंट का मार्क्स लिए, क्या ये टू डायमेंशनल एरे से बनेगा कि नहीं? बन जाएगा सर। 5 स्टूडेंट का 5-5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, पहला स्टूडेंट पहला मार्क्स, दूसरा मार्क्स, तीसरा मार्क्स, चौथा मार्क्स, पांचवा मार्क्स। यस सर। दूसरा स्टूडेंट फर्स्ट, दूसरा का फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 2D हो गया। तो पर्पस ये है, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, भले हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो पर्पस ये है कि मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे का, हाँ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हर वन डायमेंशनल एरे की साइज सेम सेम होनी होना चाहिए, चाहिए। है ना। इस वन डायमेंशनल के भी 3, इस वन डायमेंशनल की 3, इस वन डायमेंशनल की 3, इस तरह सर यहाँ पर्पस। यहाँ पे भी तो सर 5 तक ना जाएगा सेकंड वाला में। या सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला 5 तक की 5 जाएंगे, by 5 5 बाई 5 का बना लेंगे। यस सर 5x5 का 5 बाई का, तो पर्पस मैंने बता दिया कि कहां पर आप बना सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का ही प्रोग्राम बनाए, इस तरह का ही 2D में बनाए। सिचुएशन होगा आप दूसरे प्रोग्राम्स को भी बना सकते हैं, समझना होगा कि कैसे काम करता है। चलिए खैर, तो वो चीजें आप पढ़े होंगे। हालांकि आप आगे मैं बताऊंगा रैग्ड एरे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है जावा जैसा, तो वो भी एक थोड़ा डिस्कस कर लूंगा इसमें। तो आइए इसमें देखिए कैसे पहले डिक्लेरेशन होता है। तो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स मैं लिख रहा हूं, डेटा टाइप, और उसके बाद दो स्क्वायर, दो नहीं एक, एक दो भी ही। कर सकते, एक। यहां पर हम लोग क्या दिया, कॉमा, और वेरिएबल ले लिए एरे, वेरिएबल नेम, ठीक है। इसी लाइन में कर देता हूं, यस सर। सिंगल लाइन में न्यू डेटा टाइप, डेटा टाइप, देन साइज, देन साइज, रो साइज, दो साइज होगा ना, यस सर, रो कॉमा row and column कॉलम। कॉल साइज। यहां पर आप एक ही स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके कॉमा सेपरेशन से आप इसको टू डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इंट कॉमा, कॉमा बता रहा है कि दो, ये टू डायमेंशनल एरे होगा, एन नम ले लेते हैं, नम इक्वल्स टू न्यू इंट कॉमा 3, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली देखते हैं इसको भी, प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं, है ना। Yes. वहां डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर देंगे और आपको रन टाइम भी कर देंगे। तो एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, तो उसमें आप चीजों को समझ लीजिए कैसे काम करता है।
int num equals to new int टू कॉमा 3। यहीं पर वैल्यू ले लेते हैं, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू लेंगे 2,3। तो आप जैसे आप लेते हो सी में, C++ में 1,2,3, ठीक है। कॉमा और सर, फिर कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट एंगुलर सॉरी कर्ली ब्रेस एंड 4,5,6। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे दो लूप, क्योंकि दो इंडेक्सिंग है। और इंट आप इसमें भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक है। यस सी और C++ और जावा में 4 में भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। यस सर, 0 आई, एक दो इंडेक्सिंग चलेगा, ये सब आप जानते हैं, उसको समझाने की Yes, जरूरत नहीं है, ठीक है। आई लेस देन आपका क्या चलेगा, 2 टू और आई प्लस प्लस फिर फॉर लूप यूज करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपको j इक्वल टू 0, इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, 3 j प्लस j प्लस प्लस कंसोल यहाँ पर हो जाएगा n num ऑफ i कॉमा j। j इक्वल टू कन्वर्ट। सर ये काहे करेंगे सर, सिर्फ प्रिंट ना करवाएंगे? इनपुट ले रहे हैं ना। तो सर यहाँ तो अच्छा, यहाँ इनिशियलाइज प्रिंट करना है, इनपुट तो ले लिए हैं सर। इनपुट तो लेना नहीं है, सॉरी प्रिंट करना है। कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन, पहले आपका राइट होगा ना, टैप करेगा और पहले आपका आएगा num i कॉमा j कॉमा j, प्लस ठीक है। और उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा टैब बैकस्लैश t। और ये जब आएगा तो लाइन चेंज करेगा और ये होगा इंटरनल 4 का कंसोल डॉट राइट लाइन, डॉट राइट लाइन, बस। सर ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस देंगे ना? और यहाँ पर होगा कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। और कहीं इशू नहीं है सर हम लोग रन कराते हैं इसको, आ गया। लेकिन मेरे को इस तरह लाइन चेंज नहीं किया, कहीं देख लेते सर हैं। वहां पे कंसोल डॉट राइट लाइन को सेमीकोलन उसमें ना लेंगे, करली ब्रेसेस में ना, एक्सटर्नल फॉर लूप को सर उसमें लेंगे ना, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट हो गया ना इसका, यस यस, दो स्टेटमेंट हो गया तो रिक्वायर्ड है और उसका इंडेंटेशन भी चेंज करना पड़ेगा सर। इंडेंटेशन इसमें जरूरी नहीं है, ऑलरेडी आप ऑटोमेटिकली हो गया ऑलरेडी ले सर। लेता है। और ऐसे भी ब्लॉकिंग करने के लिए यहाँ पर क्या है, करली ब्रेस है, तो जरूरी नहीं है। 4 का 2 लाइन हो गया, अब आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सेम टू सेम है, सिर्फ डिक्लेरेशन क्या है यहाँ पर डिफरेंट है ना। दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये देख लीजिए, रन टाइम भी आपको बता दिए कि रन टाइम कैसे लेना है, तो रन टाइम भी आप ले सकते हैं। अब जरा मैं इसको यूज कर रहा हूं, जैसे इसमें मैं अगर साइज नहीं दूं तो भी काम चल जाना चाहिए रो का, ये मैंने चेक नहीं किया है। नहीं, इसमें साइज देना है, दोनों को ना कॉलम का साइज नहीं देते हैं, पता नहीं सी में C++ में किसका नहीं देते हैं, याद नहीं किसका नहीं देते हैं 2 डायमेंशनल एरे में। चलिए यहाँ दोनों साइज देना जरूरी है, ठीक है। दोनों हटा दे तो सर
दोनों हटा दे तो नहीं काम करेगा। एक जैसे सी में और C++ में एक रो का या कॉलम का मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आप लोग को याद होगा, तो यहाँ साइज दे दो, ठीक है। अब हम लोग इसको चाहे तो फॉर ईच लूप से कैसे आप बनाएंगे, है ना। फॉर ईच लूप से आप कैसे बनाओगे। तो फॉर ईच लूप मैं जे में यूज करूं, जे में, क्योंकि मेरा एक्चुअल एलिमेंट कौन प्रिंट करा रहा है। अच्छा, इसमें कितना वन डायमेंशनल एरे है सर इसमें 2 1 डायमेंशनल एरे होगा, है ना। 2 वन डायमेंशनल एरे है। कितना वन डायमेंशनल एरे है? 2 वन डायमेंशनल एरे। 2 पहला वन डायमेंशनल एरे का क्या नाम है? ni, n ऑफ जीरो, हाँ n ऑफ n 0, ऑफ जीरो एंड n ऑफ वन। यस सर, वन डायमेंशनल एरे मेरा कहाँ प्रिंट कर रहा है? ये यस ना सर, एलिमेंट प्रिंट कर रहा है 1 2 3। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फॉर ईच, और इसको मैं कर दूं, लेकिन इंडेक्सिंग कैसे देखता हूं एक बार। इंट तो देना ही पड़ेगा ना सर। जे इन क्या हो जाएगा आपको? इन नम ऑफ आई, आई। हाँ अब हो जाएगा सर। और यहां पर मैं कर दूं आपको सिर्फ क्या? जे, जी, नहीं गड़बड़ दे रहा है। क्या गड़बड़ दे रहा है? रॉन्ग नंबर ऑफ इंडिसेस इनसाइड एक्सपेक्टेड टू। अब देखो कहां पर ये गड़बड़ चल रहा है। नम ऑफ आई सही है, नम ऑफ जीरो पर ऑब्वियसली 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो मेरा फिर क्यों नहीं दे रहा है? लाइन नंबर 16 में है सर, 16 16 है। फिर कंसोल डॉट राइट लाइन राइट जे, यहां पर ये प्रॉब्लम है ना, नम ऑफ आई। तो नम ऑफ आई की सर बात जे कर, को भी तो इनिशियलाइज कर देंगे पहले तो हो जाएगा ना सर। जे अगर उसमें ले ले तो कुछ जैसे, क्योंकि सर पहला वाला जो रो है उसमें तो 3 एलिमेंट होगा सर, और हम लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं कहाँ। हाँ तो पहला वाला एलिमेंट्स में 3, जैसे हम लोग यहाँ पर एरे का नाम देते हैं, यही ना पिछले क्वेश्चन में किया। यस एरे का क्या सर, देते हैं? नाम देते हैं। तो मेरा पहला एरे का नाम क्या है? n0, नम जीरो। यस सर, तो नम और आई के वैल्यू तो यहाँ जीरो आएगा ही। तो नम जीरो में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3। तो 1 2 3 आपको जे में गया, और जे में गया तो जे को मैं प्रिंट करा रहा हूं, यही तो मैंने किया था। तो शायद एरर दे रहा है, रॉन्ग नंबर ऑफ इंडिसेस इनसाइड ये ब्रैकेट, ये इंडिसेस को ये रॉन्ग कर रहा है, यही लाइन में कर रहा है ना, हाँ सर उसी में दे रहा है। इसी लाइन में कर रहा है। तो ये मेरे को पता नहीं चल रहा है ये क्यों ऐसे कर रहा है। नम दूंगा तो नम से तो काम करेगा नहीं, और नम से आपको पूरा 2 बार दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 सारा चल जा रहा है, नम से सारा चल जा रहा है एलिमेंट, क्योंकि नम में आपका सारा एलिमेंट है, यस सर, ठीक है। तो वन डायमेंशनल एरे बनाना है तो यही तरीका हो सकता है, और क्या है भाई, ऐसे तो रखेंगे नहीं। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि बिना लूप के अगर मैं चलता हूँ, बिना लूप के कैसे चलेगा भाई? मैं डायरेक्ट जीरो डालता हूँ तो भी आपका एरर दे रहा है, यानी कि इसमें ये आपका काम कर ही नहीं रहा है फॉर ईच लूप आपको इंडेक्सिंग पर। ये सीधे कह रहा है किस पे काम करेंगे? आपका सिर्फ और सिर्फ एरे के नाम पर काम करेंगे। तो सर एरे एक और वेरिएबल ले ले तो काम हो जाएगा। एक और क्यों ले वेरिएबल?
मेरा अगर आप इसको डायग्राम बनाओगे तो मेरा कुछ इस तरह के, जैसे हम लोग अगर चीजों को समझना है तो मेरा कुछ इस तरह का है। 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें 2 रो है, 3 3 कॉलम कॉलम्स है, ठीक है। तो इसको मैं ये इस तरह बना हुआ है ना, आपको तो ये बॉक्स बना दे रहे, बट बॉक्स तो इस तरह का है। 2 1 डायमेंशनल एरे है, यही है ना, और दोनों 1 डायमेंशनल एरे की साइज क्या है, 3 है। पर्पस यही है ना, इसके जगह पर ये दोनों है। तो ऑब्वियसली इंडेक्सिंग तो 0 1 2 0 1 2 0 1, और इसका नाम ये है, ये तो num 0 0 है, num 0 1 है। ये जो है ये पूरा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे 1 एक डायमेंशनल सिंगल एरे का डायमेंशन क्या एरे, नाम होगा, num 0। जीरो, नम नम नहीं ना जीरो, होगा, क्या होगा, num 0। num 0 का ये पहला है, दूसरा है, तीसरा वैल्यू है, और इस 1 डायमेंशनल एरे का क्या हो जाएगा, नम नाम 1। num। तो जब num 1 num 0 इसका नाम है, तो इसके एलिमेंट्स को हमको फॉर ईच में यूज करना होगा। तो इसको तो हम लोग जब भी यूज करेंगे तो num 0 करेंगे, यही करेंगे ना। यस और सर, इसको भी हम लोग जब भी नाम देंगे तो क्या नाम देंगे, num 1 देंगे। तो मैं वही तो कर रहा हूँ, num 0 डायरेक्ट भी किए तो इंडेक्सिंग पर काम नहीं। खैर चलिए हम इसको चेक कर लेंगे कि शायद इंडेक्सिंग पर ये काम नहीं करेगा। नहीं करेगा तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। बाकी जो नॉर्मल लूप था उसे एक बार हम चेक कर लेंगे कि और क्या प्रोसेस है इसका, इंडेक्सिंग फॉर ईच लूप को सेकेंड डायमेंशनल में कैसे करेंगे। तो आइए, जैसे था यहाँ पर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3 सेमी और j कॉलम प्लस प्लस, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। नाम आई कॉमा जे ना देंगे सर वहाँ। और यहाँ पर हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा num ऑफ आई कॉमा जे, i कॉमा j, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। और तीसरा एक एरे है जो थोड़ा बहुत हम उसको बारे में बता दे रहे हैं क्या होता है, फिर अगले क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा एरे होता है कि जैसे आपका एक थर्ड एरे है, वो है आपका जैग्ड एरे, रैग्ड एरे उसको कहते हैं। यानी कि आपने देखा कि 2 डायमेंशनल एरे में, है ना, हम लोग मोर देन 1 डायमेंशनल एरे लेते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हर एक 1 डायमेंशनल एरे की साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रैग्ड एरे कहता है कि हर एक 1 डायमेंशनल एरे की साइज आप डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हो, है ना। जैसे ऐसे आप बना सकते हो, वैसा 2D एरे जिसमें हर एक कॉलम की साइज अलग अलग है, हर रो के हर एक कॉलम की साइज आप अलग अलग दे सकते हो। जैसे इसमें 3 दिए तो आप इसमें 2 दे दो, है ना, किसी में 4 दे दो, तो इसको हम लोग कहते हैं रैग्ड एरे, ठीक है। यस सर, ठीक है। अब इसमें होगा कि आपको यहाँ तो लूप फिर आसानी से आप चल देते हो, फिक्स रहता है कि रो के लिए तो हमको ये तो फिक्स रहेगा, रो फिक्स रहेगा, जैसे 3 रो है तो हम लोग 3 चल देंगे। बट कॉलम में पहले रो के लिए चलेगा तो 3 टाइम लूप चलेगा, दूसरे रो के लिए चलेगा तो 2 टाइम चलेगा, तीसरे रो के लिए चलेगा तो आपको कितने टाइम चलेगा, 4। 4 टाइम चलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको आता है लेंथ कीवर्ड, क्या आता है, लेंथ लेंथ ऑफ कीवर्ड, एरे जो आपको एरे का लेंथ क्या करता है, बताता देता है। है। तो जो जिस समय जिस रो का लेंथ हम लोग निकाल लेंगे और जिस रो का जो लेंथ होगा उसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर लेंगे। तो ये आपको कहलाता है रैग्ड एरे, जैग्ड एरे, ठीक है। तो यस, ये हो गया एरे, इसको हम अगले क्लास में आपको बता देंगे, है ना, अलग अलग साइज होगा। और फिर हम लोग आगे आप पढ़ के आइएगा, फंक्शन प्रोसीजर इसका समझा देंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैं उप्स का इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा दे दूंगा, उप्स का कैसे काम करता है। फिर हम लोग चलेंगे, इसको ASP इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग ASP.NET में, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नया टर्म्स भी आ जाएगा ASP.NET को इम्प्लीमेंट करते समय, तो उसको उसी समय समझा देंगे। क्योंकि C# अगर आप पढ़ने लगिएगा शुरू से
तो ये भी जावा जैसा है, पूरा आपको शुरू से जो पढ़ाएगा डेटा टाइप से लेके जैसे C++ पढ़े तो उसी तरह आपको लास्ट तक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, सब चीज है इसमें। तो मेरे को सिर्फ जानना है कि कैसे इसका इम्प्लीमेंट हमको दूसरी जगह करना है। तो अगर नया टर्म्स मिलेगा भी तो मैं बता दूंगा कि ये चीज ऐसे होता है, ये है, ठीक है। सर बाकी तो इसका कॉन्सेप्ट सिमिलर है ना सर, जावा जैसे इसके कीवर्ड्स का एकदम मीनिंग। सिमिलर है। उप्स भी आप पढ़े होंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो आप जावा में भी पढ़ेंगे तो आपको फिर तो वहाँ कॉन्सेप्ट मिलेगा ही उप्स का। तो हम यहीं पर अगर आपको उप्स लगातार पढ़ाने लगे कि उप्स है तो फिर C# पे पूरा कोर्स ही हो जाएगा अलग, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या चीजें होती हैं, कैसे काम करता है, और ऐसे भी आप पहले से जानते होंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, पाइथन में पढ़े होंगे, ठीक है। सर यहाँ नेम स्पेस क्या है सर? नेम स्पेस जनरली देखिए, नेम स्पेस क्या करता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सेम टाइप के कैटेगरी को हम लोग ब्लॉकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर नेम स्पेस दे दिया एरे टेस्ट, ठीक है। हम चाहे तो दूसरे नेम स्पेस में ये क्लास का यूज कर सकते हैं प्रोग्राम क्लास के अंदर, यानी कि एक तरह से ये पूरे कोड को ब्लॉकिंग कर रहा है कि इस नेम स्पेस के अंतर्गत ये सारा टर्म्स यूज किया गया है ना। एक तरह कर सकते हैं कि क्लास जिस तरह आपको क्या कर रहा है, इनकैप्सुलेट कर रहा है चीजों को, उसी तरह नेम स्पेस भी इनकैप्सुलेट करता है। अब ये कहता है कि अगर आप दूसरा नेम स्पेस बनाएंगे तभी आप किसी क्लास का नाम प्रोग्राम रख सकते हो, इस नेम स्पेस में आप नहीं रख सकते। तो ये पर्पस है, और ये आपने C++ में भी यूज करते हैं और यहाँ पर भी इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं। आप अगर यहाँ पर नेम, चूंकि मेरा एक ही प्रोग्राम है तो एक ही प्रोग्राम आप हर जगह बना रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं आप नेम स्पेस यूज करो। आप चाहे तो नेम स्पेस हटा सकते हो, क्योंकि हम जान रहे हैं कि क्लास प्रोग्राम हमने यहाँ बनाया है, तो अभी अगला बार प्रोग्राम बनाए तो उसके लिए फाइल ही हम चेंज कर दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर उसका भी पर्पस नहीं है, आप हटा सकते हो। यही होगा कि फिर से हम एक नेम स्पेस करके यहाँ पर बनाए, ठीक है। तो उस नेम स्पेस में आपको देगा कि आप प्रोग्राम्स क्लास का यूज कर सकते हो, नेम स्पेस अलग हो। लेकिन फिर मैं इसी प्रोग्राम में एक और क्लास बनाऊं और उसका नाम फिर प्रोग्राम रख लूं, ये नहीं चलेगा। सेम नेम स्पेस में सेम टाइप की चीजें एक से ज्यादा बार नहीं होंगी। तो सर अगर आप नेम स्पेस बनाते हैं तो उसमें मेन मेथड तो नहीं ना रख पाएंगे? मेन मेथड तो एक ही रहता है ना मेन सर? मेथड तो सब में सेम रहेगा, मेन मेथड तो बियॉन्ड एक्सेप्शन है, वो तो अलग चीज है। मेन मेथड से हमको मतलब नहीं है ना। आप जरूरी नहीं ना, जैसे आप उप्स जब पढ़ोगे तो मेन मेथड हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम अपना मेथड भी बना नहीं रहे हैं, तब ना मेन मेथड बना रहे हैं। हम जब अपना मेथड बनाएंगे, अपना मेथड बनाएंगे तो वहां तो क्लास बनाएंगे और अपना मेथड बनाएंगे, और उसके बाद उस मेथड को हम लोग दूसरे क्लास में मेन बना के कॉल करेंगे। तो मेन तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपना मेथड, लेकिन जब कभी हम अपना मेथड बनाएंगे तो वहां पर तो उस क्लास के अंदर मेन की जरूरत नहीं होगी। हाँ, मेन की जरूरत होगी उसको कॉल करने के लिए, लेकिन हम दूसरे क्लास में बना सकते हैं। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, तुरंत मेथड आने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि अपना मेथड कैसे बनाएंगे और कहां पर फिर मेन बनाएंगे, वो चीज नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे हम लोग का रीड लाइन और रीड काम कर रहा है, वैसा ही हम लोग का राइट लाइन और राइट भी काम कर रहा है ना सर? यस। राइट लाइन आपको सिंपली न्यू लाइन जनरेट करेगा। दोनों में अंतर है, रीड लाइन में दोनों में अंतर है। मत कहिए कि रीड लाइन आपका एक लाइन रीड करेगा और रीड आपको ऐसे ही रीड करेगा, वो नहीं, दोनों का अंतर समझ लीजिए। राइट लाइन और राइट में क्या डिफरेंस है? राइट लाइन आपको न्यू लाइन जनरेट करेगा, राइट आपको न्यू लाइन जनरेट नहीं करेगा, ये आउटपुट से रिलेटेड है। अब इनपुट में चलते हैं, इनपुट में राइट लाइन और राइट से अलग मैटर है। इनपुट में चलते हैं, रीड लाइन के थ्रू जो भी आप रीड करते हो, ये मैं बता दिया हूं क्या रीड होता है, स्ट्रिंग सर, वैल्यू। और जो वैल्यू रीड होता है क्या रीड होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जानते हो कि स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। आप 12 जाते हो तो 12 ये स्ट्रिंग है, फिर आप इसको कन्वर्ट करते हो अपने हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है। तो और रीड क्या करता है कि अगर एक कैरेक्टर आपको इनपुट है, जैसे हमने कहा है कि एक कैरेक्टर इनपुट लीजिए और उसको चेक कीजिए कि वो कैरेक्टर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो वो कैरेक्टर एक कैरेक्टर आपको लेना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप रीड लाइन यूज करें, रीड से भी एक्सेस हो जाएगा। अगले क्लास में हम इसको बता देंगे, रीड करके भी आप ऐसे भी चेक कर लीजिएगा, एक कैरेक्टर है तो आप रीड यूज कर सकते हैं।
इसमें भी आप रीड यूज कर सकते थे, लेकिन ये एक एक कैरेक्टर ही ले रहे हैं ना, एक एक लेंथ है, तो इसमें भी आप रीड यूज कर सकते थे। लेकिन रीड यूज करेंगे तो फिर आपको कन्वर्ट नहीं होगा ना कैरेक्टर, वो तो स्ट्रिंग कन्वर्ट है ना। तो जहां कैरेक्टर यूज करना होगा वहां रीड करेंगे, जहां आपको स्ट्रिंग यूज करना होगा वहां रीड लाइन यूज करेंगे। क्लियर अच्छा, है? मतलब जो कन्वर्ट फंक्शन है सर वो स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल है। यस, स्ट्रिंग टू जो भी डेटा टाइप Given- करना है। अगले क्लास में हम बता देंगे कि कैसे रीड के थ्रू हम लोग कैरेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास बंद करते हैं। थैंक Thank यू you. ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू।